आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों हीट बजट। दोस्तों अभी कोविड का दूसरा फेज है। आप लोगों से निवेदन है अपने आपको बच और बचा कर चलें, पूरे फैमिली को केयर से लेके चले। दोस्तों इसका सेकेंड राउंड कोविड का काफ़ी खतरनाक रूप से शिकार बना रहा है लोगों का, और इसी कारण से कुछ उलझन के कारण से काफ़ी दिनों के बाद आज भेंट हो रहा है दोस्तों। भी हमारा कोशिश होता है दोस्तों कि जो भी रिलेटेड टॉपिक है, इंपॉर्टेंट VVI टॉपिक्स हैं, सभी कवर करें अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हीट बजट। जैसा कि थंबनेल से स्पष्ट होगा, हीट बजट, उष्मा का बजट। क्या होता है दोस्तों हीट बजट, और यह किस प्रकार हम और हमारे प्लेनेट जो हमारी पृथ्वी है उसका संरक्षण करता है। इसके पहले हम कुछ रिलेटेड बातें समझ लेते हैं दोस्तों। अक्सर एक शब्द सुनते रहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। क्या होता है दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग? क्या इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी पृथ्वी जल सकती है? एक दिन हमारे सभी वन्य प्राणी जलकर भस्म हो जाएंगे अगर इसी प्रकार ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया चलती रही तो। आज जिस प्रकार से हमारे पर्यावरण में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, साल दर साल तापमान में वृद्धि हो रही है। इसको समझने के लिए हमें कुछ बातों को समझनी पड़ेगी दोस्तों। जैसे पृथ्वी को ही लीजिए, इस मैप पे थोड़ा गौर करो दोस्तों। आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी का सबसे अधिक गर्मी, सबसे अधिक जो टेम्परेचर है वो इसके बीचों बीच का जो इलाका है इक्वेटर, इसी के आसपास के क्षेत्रों पे पड़ता है सबसे अधिक गर्मी। यही वह इलाका है जहां सूर्य की सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। सूर्य से जो भी गर्मी हमारे पृथ्वी पे आती है उसे हम कहते हैं आइसोलेशन, यानी सूर्य ताप। वहीं अगर सूर्य से आने वाले ताप पृथ्वी पर सबसे कम जगह की बात करें कहाँ होता है, तो हम लोग इसको कहते हैं पोल्स, ध्रुवीय इलाका जो है ना हमारा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। धरती गोल है और सबसे टॉप और सबसे बेस, सबसे कम टेम्परेचर होता है पृथ्वी पर, और बीच का जो इक्वेटर है उस पर सबसे अधिक गर्मी होती है। प्रायः सभी दोस्तों को तो यह पता भी होगा, पृथ्वी के बीचों बीच का इलाका उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल एरिया, और ऊपर या नीचे का इलाका जो होता है वो ध्रुवीय कहलाता है। इतनी कॉमन सी बातें हम लेके चल रहे हैं दोस्तों कई फ्रेंड्स को बेस से। लेकिन तब क्या होगा जब बीच के ट्रॉपिकल एरिया में साल दर साल गर्मी बढ़ती जाए और बढ़ती ही चली जाए, और ध्रुवीय इलाके पे गर्मी कम पड़ती है और हर साल टेम्परेचर कम होती जाए और कम ही होती चली जाए। ऐसे में होगा क्या? होगा ये दोस्तों कि बीच के इलाके पर टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा। वहीं जहां गर्मी कम पड़ती है उधर का तापमान घटता जाएगा और घटता ही चला जाएगा। और फिर होगा क्या? होना तो यह चाहिए था दोस्तों कि यहाँ का तापमान बढ़ते रहना चाहिए था, इक्वेटर का तापमान बढ़ते रहना चाहिए था, और ध्रुवीय इलाके पर चूंकि टेम्परेचर कम है तो उसको घटते रहना चाहिए था। अगर इस फॉर्मूला की बात करें तो इस फॉर्मूला पर चलेंगे अगर हम, धरती के बीचों बीच जो इक्वेटर का एरिया है, उष्ण कटिबंधीय एरिया है, उसकी टेम्परेचर कई हजार डिग्री सेल्सियस, कह लो 500 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री सेल्सियस, 50,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जानी चाहिए। कारण कि इस पृथ्वी को बने हुए कई युग बीत चुके हैं, हजारों लाखों वर्ष बीत चुके हैं, कई युग बीत चुका है दोस्तों। इस हिसाब से तो भैया यहाँ का तापमान 5 लाख डिग्री हो जाना चाहिए था इस पृथ्वी का तापमान, या उससे भी अधिक रहनी चाहिए, लेकिन है नहीं। हम तो कहते हैं 50 लाख डिग्री पार रहनी चाहिए दोस्तों। कारण रोज तापमान इस इलाके पर बढ़ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ठीक इसके उल्टा अगर ध्रुवीय इलाके की बात करें तो वहाँ टेम्परेचर बहुत ही ठंड हो जानी चाहिए। यहाँ भी मान के चलो पहले -10 डिग्री, -100 डिग्री, -1000 डिग्री, -1 लाख डिग्री, और करते करते इतनी कम हो जानी चाहिए थी। पर दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता है। क्यों? अब जरा ध्यान से समझिएगा। हम सभी जान चुके हैं कि हर साल भूमध्य रेखा पे गर्मी बढ़ती जा रही है। आप नॉर्थ इंडिया के राज्यों में देख लो, तापमान 42 से 45 तक जा पहुंच रहा है। मतलब यह तापमान इधर 40 से 45 से बढ़कर 400 डिग्री तक भी हो जानी चाहिए थी। 400 से नहीं, 400 के जगह 4000 और 4 लाख डिग्री हो जानी चाहिए थी अब तक। कारण गर्मी सबसे ज्यादा होती है भूमध्य रेखा पर। लेकिन यह भी समझिए कि ध्रुवों पर भी तो ठंड होती है, और वह भी ठीक उसी समय जब इधर तापमान अधिक होती है। तो पूरी संतुलन बिगड़ जानी चाहिए थी, पर ऐसा होता नहीं है। हमारे पृथ्वी का औसत तापमान है, कह सकते हो दूसरी भाषा में, कि एक काफी बड़ा थर्मल इंजन हमारी पृथ्वी पर काम कर रहा है। और वह अपना काम किस प्रकार से कर रहा है पहले इसको समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के बीचों बीच गर्मी सबसे अधिक होती है। अब जरा डायग्राम पे फोकस कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ याद करने जैसा कुछ भी नहीं है। अगर एक बार समझ जाओगे तो यह सेट हो जाएगा। इस भूमध्य रेखा पे पड़ने वाली गर्मी और हवा के माध्यम से यह सारा ट्रांसफर होते होते पोल्स की तरफ चला जाता है। भूमध्य रेखा पे जितनी भी गर्मियाँ पड़ती है सब सारे पोल्स की ओर ट्रांसफर कर दी जाती है, रवाना कर दी जाती है। कुछ उत्तरी ध्रुव, कुछ दक्षिणी ध्रुव की ओर, यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की तरफ। और फिर यहाँ क्या होता है, यहाँ पर पहुँच चुकी गर्मी अब वापस अंतरिक्ष की ओर भेज दिया जाता है, यानी उत्सर्जित कर दी जाती है, एमिट्स कर दी जाती है। यहाँ अब साफ है कि सूरज की गर्मी भूमध्य रेखा पर आती जाएगी, बढ़ती जाएगी, फिर वही गर्मी दोनों ध्रुवों की ओर ट्रांसफर होती चली जाएगी।
उत्सर्जित होती चली जाएगी। फिर वही गर्मी दोनों ध्रुवों की ओर बढ़ती चली जाएगी और ध्रुवों पर पहुंचने के बाद उसको भी अंतरिक्ष में परावर्तित कर दी जाएगी, एमिट्स कर दी जाएगी। और इसी की वजह से सूर्य से आने वाली गर्मी फिर वापस भी चली जाती है। अदरवाइज जरा कॉमन सेंस चलाओ दोस्तों, यदि रोज रोज सूर्य की गर्मी आती जाए आती जाए आती जाए और यहीं पृथ्वी पर रुक जाए, इमेजिन कर लो कि क्या होगा। सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। एक्सरसाइज से इसको समझते हैं दोस्तों। मान लो आज गर्मी पड़ी 41 डिग्री सेल्सियस की और पृथ्वी ने उस गर्मी को छोड़ा 40 डिग्री के बराबर, वापस छोड़ दिया 40 डिग्री। यहाँ पर गर्मी कितनी रह गई? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ, फिर सूर्य से गर्मी आई, 41 डिग्री का तापमान किया, पृथ्वी ने फिर उसमें से 40 डिग्री तापमान छोड़ दी, फिर आज 1 सेंटीग्रेड बच गया। और ऐसा ही रोज रोज हो रहा। रोज रोज सूर्य की गर्मी आ रही है यहाँ पर और 41 डिग्री के तापमान कर रही है और उस गर्मी में से हम 40 डिग्री ही छोड़ पा रहे हैं। इस तरह रोज रोज 1 डिग्री का तापमान पृथ्वी पर रह जा रहा है। अब समझो, यदि एक दिन में 1 डिग्री का तापमान के बराबर उष्मा रह जाता है तो 2 दिन में 2 डिग्री के बराबर रहेगा, 3 दिन में 3 डिग्री के बराबर रहेगा, 4 दिन में 4 डिग्री। और हमारा तात्पर्य यह है दोस्तों कि 1 साल के अंदर ही अंदर हमारी पृथ्वी की तापमान 365 डिग्री सेंटीग्रेड हो जानी चाहिए और हो जाएगी। यह 365 डिग्री का उष्मा कितना भयानक होगा, यह इस पृथ्वी पर पनपे समस्त जीव, या कह लो न बंदे न बंदे की जात, कुछ भी नहीं बचेगा कि सब जल के भस्म हो जाएंगे। पानी भी नहीं बचेगा, कारण 100 डिग्री पर तो पानी भी समझ लो क्या हो जाएगा। तो पानी भी गया, सभी सागर महासागर, झरने, तालाब, झील सभी सूख जाएंगे, जंगल धू धू कर जल उठेंगे, पूरी की पूरी पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी। अगर पृथ्वी पर गर्मी आ रही है किंतु छोड़ी नहीं जा रही, पूरी पृथ्वी भस्म होना तय है और जितनी गर्मी आती है वह पूरी की पूरी वापस जानी जरूरी है। और बताऊं दोस्तों, हमारी पृथ्वी इस खूबसूरत काम को बखूबी कर पाती है और कर रही है। मतलब अगर आज 41 डिग्री का तापमान हुआ है तो यही पृथ्वी जो हमारा प्लैनेट्स है पूरा का पूरा 41 डिग्री ही वापस भेजती है और ये जरूरी भी है। यही है उष्मा का बैलेंस, यही है हीट बजट। और इस बैलेंस का होना काफी ही जरूरी है और सभी जगह जरूरी है। यदि हम सांस भी लेते हैं तो जितनी हवा अंदर लिया पूरी की पूरी हवा हमें निकालनी भी जरूरी है। चाहे हम सांस धीरे धीरे लें या जल्दी जल्दी लें, जितनी हवा हमने ली उतनी निकालनी ही पड़ेगी। मतलब 1 केजी गैस लिया और छोड़ा 995 ग्राम, कुछ देर में हमने अगली सांसें लेंगे, फिर लिया 1 केजी सांस, निकाला 995 ग्राम, और ये 5 ग्राम जमा होते होते हमारा शरीर गुब्बारा बन के ब्लास्ट मार जाएगा। एक कॉमन सेंस से एग्जाम्पल दिया है, उम्मीद है आप ये समझ रहे होंगे। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है, यहाँ साफ है कि 41 डिग्री तापमान आया 41 डिग्री ही वापस जाएगा। 1 डिग्री का तो छोड़ो दोस्तों, 0.001% भी नहीं रहनी चाहिए, नहीं बचनी चाहिए हमारी पृथ्वी पे कोई भी उष्मा। इस प्रकार यह जो बैलेंस पृथ्वी बनाती है उसे कहते हैं हीट बजट। तो अपने टॉपिक पर चलते हैं दोस्तों, जो आज का हमारा थंबनेल भी है, हीट बजट। अब यहाँ मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा दोस्तों, अगर संभव हो तो आप लोग भी इसका प्रैक्टिस कर लेना, वरना समझने की कोशिश करना। ये काफी इंपॉर्टेंट और VVI डायग्राम है हीट बजट का। इससे काफी सारे क्वेश्चंस आपको निकल के आएंगे, ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव तक। तो इसे याद रखना, या नहीं तो इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों और अपने दोस्तों तक भी इसे फॉरवर्ड कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को। हमारा मुद्दा है दोस्तों, क्यों हमारी पृथ्वी अपने इतने तापमान के बावजूद भी सुरक्षित है, कभी जल के भस्म नहीं हो पाती। इस डायग्राम से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा दोस्तों। मान लेते हैं सूर्य से गर्मी पृथ्वी की ओर आ रही है, उस आ रही गर्मी को एक रेखा कहलाती है दोस्तों। ये इस प्रकार से कार्बन लाइन, कार्बन नामक साइंटिस्ट ने इसे खोजा था दोस्तों, इसलिए इसका नाम कार्बन लाइन पड़ता है, कार्बन रेखा। यह रेखा जिसके ऊपर बाहर की दुनिया शुरू होती है, अंतरिक्ष की शुरुआत मानी जाती है इस कार्बन लाइन के ऊपर, और इससे नीचे हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कहलाता है। कार्बन रेखा जो कि हमारी पृथ्वी से लगभग 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर मानी गई है। अब यह हीट बजट काम कैसे करता है समझिए। मान लेते हैं सूर्य से गर्मी आई, उस गर्मी का यहाँ से टकराना और सीधा अंतरिक्ष में वापस चला जाना। दूसरा गर्मी आई टकराई और वापस अंतरिक्ष में, और ये तीसरा इधर से आया टकराया, वो भी गया अंतरिक्ष में। ये है कार्बन रेखा और नीचे है पृथ्वी के बादल, क्लाउड्स, जो भी आप समझ लो। इस प्रकार लगभग कह लो 2% आइस और पहाड़ की चोटियां, जो बड़े बड़े आइस हैं, तालिकाएं हैं, वो उनसे सीधा टकरा के रिफ्लेक्ट कर दी जाती है वापस अंतरिक्ष में, तो वो आ ही नहीं पाती। कार्बन रेखा की बात करो तो कार्बन रेखा से भी 6% हमारा जो हीट आता है सूर्य से, वो 6% की 6% वहीं से वापस चली जाती है टकरा के। और जो क्लाउड्स बादल हैं वो रोकते हैं 27%, मतलब कुल मिलाकर 35% बनता है, जो हमारी पृथ्वी पर आने से पहले ही अंतरिक्ष में रवाना कर दी जाती है, वापस भेज दी जाती है। दोस्तों इस टॉपिक को आप अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना अगर आप परीक्षार्थी हो। बात ग्रुप डी की हो, UPSC की हो, PCS की हो या फिर SSC के लिए भी हो, सभी के लिए ये उपयोगी होंगे। टॉपिक पे चलते हैं। कहने का मतलब था दोस्तों कि जितनी भी सूर्य की गर्मी होती है उसका 2%
पर्वतों पर जमे आइस से सीधा का सीधा परावर्तित कर दी जाती है। ब्लैक कलर हीट को एब्जॉर्ब करता है और व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट करता है। इतना तो सभी कोई जानते होंगे दोस्तों। कुल गर्मी का 2% तो यहीं से वापस हो गया। अब जो गर्मी बच गई उसका लगभग 27% जो हमारे पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर क्लाउड्स हैं, बादल हैं, वह उसे रोक लेते हैं। कहीं न कहीं तो बादल होंगे। आज दिल्ली में नहीं है तो कोई बात नहीं, हरियाणा में होगा। हरियाणा में नहीं है कोई बात नहीं, राजस्थान में होगा। इंडिया में नहीं है कोई बात नहीं, पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तान को छोड़ो, पाकिस्तान में बादल नहीं होगा। अमेरिका में होगा, यूरोप में होगा, अफ्रीका में होगा। इस सारे पृथ्वी पर कहीं तो बादल होंगे। तो ये बादल टोटल हीट का 27% रिफ्लेक्ट कर देती है, ऊपर ही से ऊपर, पृथ्वी पर आने नहीं देती। अब बचा 6% जो हमारे वायुमंडल की सतह है, यानी बाहरी सीमा कार्बन लाइन से होकर टकराकर जाती है। इस प्रकार वो भी लौट जाती है। इस प्रकार 35% गर्मी सीधा का सीधा परावर्तित हम तक पहुंच ही नहीं पाती। अब आगे बढ़ते हैं। सूर्य से जो भी गर्मी आई उसको लगभग 14% यह बादल वापस से फिर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। 27% तो सीधा टकरा कर वापस चली जाती है और यही बादल 14% अवशोषित भी कर लेते हैं बाद में, और ये देर सवेर उसको भी अंतरिक्ष में परावर्तित कर देते हैं। तो यहाँ हो जाता है दोस्तों 35 + 14 यानी 49% टेम्परेचर। मतलब भगवान का शुक्र है कि सूर्य से आने वाले तापमान का 49% तो हम पृथ्वीवासी तक पहुँच ही नहीं पाता। 49% तापमान टच भी नहीं कर सकती हमारी धरती को। अब सभी ऑब्जेक्ट से बचाकर 51% गर्मी हमारी धरती यानी पृथ्वी पर पहुंच जाती है, यानी कुल 51% तापमान ही पृथ्वी पर आती है। और इस 51% तापमान को भी हम अधिक समय पृथ्वी पर टिकने नहीं देते हैं। इस गर्मी को भी हम जल्द से जल्द रवाना कर देते हैं, फिर रात को या किसी और भी समय। अब मुद्दा यह है कि जो 51% गर्मी सूर्य से आ चुकी है वह जाती कैसे है। दोस्तों इसको बोलते हैं सोलर रेडिएशन, सूर्य ताप, या आप आइसोलेशन कह सकते हो, जो गर्मी पृथ्वी पर आई है 51%। अब इस 51% में से लगभग 17% सीधी की सीधी आसमान में वापस कर देती है हमारी पृथ्वी, और लगभग 34% गर्मी हमारे बादल फिर से उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं। जब धरती की उष्मा वापस जा रही होती है तो पृथ्वी के ऊपर बने क्लाउड्स उस गर्मी का 34% फिर से एब्जॉर्ब कर लेती है। एक चीज समझिए, बादलों ने कोई ठेका तो नहीं ले रखा है कि हम सूर्य की गर्मी को ही एब्जॉर्ब करेंगे। बादल हमारा वायुमंडल पृथ्वी से लौट रही गर्मी को दोबारा भी तो एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं करेगा, उसको भी तो अवशोषित करेगा। मतलब यह 34% जो बादलों ने अवशोषित की थी उसको भी वह बाद में रिलीज कर देती है। अब समझिए 100% गर्मी आई और 100% गर्मी पृथ्वी से वापस चली भी गई। इसी को कहते हैं दोस्तों हीट बजट या उष्मा का बजट। पूरा डेटा आपके सामने है। बताइए कि हमारे वायुमंडल सूर्य की गर्मी का ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं या हमारे पृथ्वी के तापमान को। बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। सही आंसर होगा पृथ्वी की गर्मी को बादल अधिक एब्जॉर्ब करती है। सूर्य की तो बस 14% अवशोषित करती है, किंतु पृथ्वी से लौट रही गर्मी को भी 34% हमारे बादल जो हमारा क्लाउड्स है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसी वजह से हमारा वायुमंडल, और यही वजह है कि हमारा वायुमंडल टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी पार्थिव विकिरण से ज्यादा गर्म होता है बजाय कि सूर्य ताप से। मतलब सूर्य की गर्मी उतना परेशान नहीं करती जितनी पृथ्वी के विकिरण। अगर कोई क्वेश्चन बना दे कि हमारा वायुमंडल अधिक गर्म किस चीज से होता है, तो आंसर का सीधा होगा पार्थिव विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और यहाँ दोस्तों और भी इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इस वीडियो को वापस फिर से ध्यान रखिएगा। ये ग्राफ डायग्राम पर मैंने बताया है हीट बजट, वो काफी इंपॉर्टेंट है और आगे भी रहेगा। तो यही है दोस्तों हीट बजट, 100% गर्मी का आना और 100% वापस चला जाना, दैट इज कॉल्ड हीट बजट। और इस टॉपिक से रिलेटेड ग्रीन हाउस गैसेज, CO2 और भी कई सारी चीजें हैं दोस्तों, इसको मैं नेक्स्ट टॉपिक वीडियो पे कवर कर दूंगा। तो ये एक टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।